नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर घिरी मोदी सरकार की, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बिखरे एनडीए की, देखेंगे बिहार में छात्रों की प्रदर्शन पर मचे सियासी घमासान को, मणिपुर में फिर बड़े पैमाने पर भड़की हिंसा को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे किसान नेता डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत पर बढ़ते किसानों के रोष और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर मॉरिशस में राष्ट्रीय शोक घोषित, झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज। चुनाव से पहले दिल्ली में तेज हुई सियासी हलचल, महिला सम्मान योजना पर मचे विवाद के बीच एलजीबी के सक्सेना ने दिए जांच के आदेश। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 26 की हुई गिरफ्तारी, 3 अब भी फरार, मुंबई क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दायर करने का लिया फैसला। राजस्थान के जयपुर अग्निकांड में घायल एक और शख्स ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या बढ़कर पहुंची 20। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने तोड़ा 27 सालों का रिकॉर्ड, अगले 3 दिनों के लिए आईएमडी ने दिल्ली में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया। इस खबर से जहां एक तरफ पूरा देश गमगीन है, तो वहीं इस बात की चर्चा भी हो रही है कि 10 साल प्रधानमंत्री पद पर रहे सिंह को मोदी सरकार में 2 गज जमीन भी ना दी जा सकी। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज 28 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया गया। हालांकि निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार किए जाने से विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया जा सके। हालांकि कांग्रेस की मांग को नजरअंदाज करते हुए मोदी सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के सूत्रधार और 10 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आम इंसान की तरह निगमबोध घाट पर कराए जाने का फैसला किया। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले की न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम जनता भी आलोचना कर रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जिस देश के पास कुल 15 दिनों का पैसा रिजर्व बचा था, उस देश को अर्थव्यवस्था में दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज 2 गज सम्मानजनक जमीन भी नहीं मिल सकी। वहीं मोदी सरकार की आलोचना करते हुए आम जनता ने इसे सिख समुदाय के अपमान के रूप में देखा। बता दें, मनमोहन सिंह देश के इकलौते सिख प्रधानमंत्री रहे थे। इस पर कांग्रेस ने कहा, हमारे देश के लोग ये नहीं समझ पा रहे कि भारत सरकार उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा के अनुरूप उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकी। ये कुछ और नहीं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। बता दें, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करने का निर्णय किसी सरकार ने लिया हो। ऐसे में मोदी सरकार के इस निर्णय की चौतरफा आलोचना हो रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी मोदी सरकार के इस फैसले को बीजेपी की नियत और सोच से जोड़ रही है और सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होगा और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार राजघाट के पास किया गया था। वो 7 एकड़ में सदैव अटल नाम से स्मारक भी बनाई गई। ऐसे में मोदी सरकार को कांग्रेस के साथ साथ आम लोगों की भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले, मनमोहन सिंह के स्मारक बनवाने की बात केंद्र सरकार ने की है। हालांकि सरकार की तरफ से घोषणा 27 दिसंबर की देर रात कांग्रेस के आरोपों के बाद की गई। देर रात गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई। ये स्मारक कहां बनेगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ। ये अगले 3 से 4 दिनों में तय किया जाएगा। फिलहाल सरकार के इस कदम को पूर्व प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। जहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। वहीं इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी भारी मुश्किलों में फंस गई है। एनडीए में टूट के संकेत दिल्ली में भी दिखाई देने लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के चुनावी दंगल में जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं चुनाव से पहले ही एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुटता दिखाने की बात कही गई थी। हालांकि 2 दिन में ही एनडीए की एकता तार तार होती हुई दिखाई दे रही है।
ऐसे में एनडीए में टूट के संकेत महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब दिल्ली में भी सामने आ गए हैं। आपको बता दें 26 साल से सत्ता से बाहर बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी के लिए खुद उसी के सहयोगी दलों ने मोर्चा खोल लिया है। दरअसल खबर है कि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने ये फैसला तब लिया है जब बीजेपी ने उनकी पार्टी को चुनावी गठबंधन में शामिल करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया। ऐसे में बीजेपी से नाराज मांझी ने खुद ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, पार्टी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी ने भाजपा से दिल्ली चुनाव में सहयोग का आग्रह किया था, लेकिन बीजेपी ने उनकी पार्टी को तवज्जो नहीं दी। इसी के साथ जेडीयू और एलजेपी भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है, जबकि शिवसेना और एनसीपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो भी दिल्ली में अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे हालातों में साफ हो चुका है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए आपस में ही लड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। दिल्ली में हुई बैठक का भी असर सहयोगी दलों पर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी के लिए ये राह और भी मुश्किल होने वाली है। बताते चले 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी ने चिराग और नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि ना तो जेडीयू और ना ही लोजपा दिल्ली चुनाव में जीत दर्ज कर पाई थी। बिहार में प्रतियोगी छात्र बीपीएससी एग्जाम रद्द करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, पहले छात्र नॉर्मलाइजेशन के विरोध में सड़कों पर उतरे थे, उसके बाद परीक्षा केंद्र में बहिष्कार को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस बीच छात्रों पर 2 बार लाठीचार्ज भी की गई। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में अब कई राजनीतिक दल भी आ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले करीब 10 दिनों से जारी है। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे छात्रों पर जमकर लाठियां भी बरसाई जा रही। छात्र लगातार बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों के इस प्रदर्शन को कई लोगों के साथ साथ अब राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। इसी कड़ी में एक बार फिर यूपीएससी कोच खान सर छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने पटना में जारी छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचकर छात्रों के साथ खड़े रहने की बात कही। उन्होंने इस दौरान चेतावनी भी दी कि हम सब यहाँ अपना हक मांगने के लिए आए हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम सभी को हमारा हक नहीं मिल जाता। इसे जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई पुल का ठेका नहीं मांग रहे हैं और न ही कोई सड़क वड़क का ठेका मांग रहे हैं। बस विद्यार्थियों से आपको चाहे जितनी टफ परीक्षा लेनी है ले लो, इससे हम लोग भागे नहीं है। अरे हम लोग तो पा रहे हैं टफ लो, हम लोग तो पा रहे हैं कि टफ लो परीक्षा, भाई बच्चा वाला सवाल मत लो। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों की बात सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक पहुंचाने की बात भी खान सर ने की। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक जाएंगे। हम यहाँ बोल रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति महोदय तक को भी बताएंगे कि देखिए हमारे यहाँ बिहार में बीपीएससी क्या कर रहा है। यहाँ पर समझा गया कि नहीं? आपको बता दें 25 दिसंबर को बीपीएससी के खिलाफ जारी प्रदर्शन में शामिल होने पर छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद ये पहला मौका है जब खान सर छात्रों के साथ एक बार फिर से खड़े दिखाई दिए हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह में से एक है आयोग द्वारा तय किए नॉर्मलाइजेशन का विरोध करना। उस वक्त छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आयोग को सफाई तक देनी पड़ी थी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग की सफाई के बाद ही छात्रों का विरोध प्रदर्शन कुछ देर के लिए शांत हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर छात्र एक बार फिर सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। वहीं छात्रों के इस आंदोलन पर नीतीश सरकार पर भी विपक्ष हमलावर है। आरजेडी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एमएल जनसुराज और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में पूछा है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से 25% से अधिक प्रश्नों का मिल जाना क्या महज संयोग है? इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को रखने का अधिकार है। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया था उस तरह पेपर लीक पर युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। प्रियंका गांधी ने भी अपनी पोस्ट में कहा कि हाथ जोड़कर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर इस तरह लाठी चलाना क्रूरता की प्रकाष्ठा है। ऐसे में छात्रों के इस प्रदर्शन से नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच खबर है कि एक बार फिर इम्फाल ईस्ट जिले में हिंसा भड़क गई है। 24 दिसंबर से जारी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच गोलीबारी की इस घटना ने बड़ा रूप ले लिया है। सबसे अहम बात यह है कि घटना सीएम के उस बयान के बाद आई है जहां उन्होंने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने के दावे किए थे। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर के इम्फाल और पूर्व कांगपोकली जिलों में पिछले 4 दिनों से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच गोलीबारी की घटना जारी है। कहा जा रहा है कि इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। ऐसे में दोनों जिलों के कई इलाकों में 24 दिसंबर से जारी गोलीबारी की घटना ने बड़ा रूप ले लिया है। इन इलाकों में थिंगांग पोकपी, थम्बा पोकपी, खुनो, शांति खोंगबल जैसे इलाके शामिल हैं। वहीं थिंगांग पोकपी ने ग्रामीणों ने अधिकारियों से उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने की मांग की है। बता दें, लगभग पिछले 1.5 साल से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है।
और हाल ही में हुई घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब राज्य की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया था कि मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 25 दिसंबर को मीडिया से बातचीत में सीएम बीरेन सिंह ने कहा था, मणिपुर को तत्काल शांति की जरूरत है। दोनों समुदाय कुकी मेते आपसी समझ बनाए। बीजेपी ही मणिपुर को बचा सकती है क्योंकि वो एक साथ रहने के विचार में विश्वास करती है। आज मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके कई कारण हैं। आज जो लोग राज्य को बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। लोग सत्ता के भूखे, हम किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं है। भाजपा का रुख स्पष्ट है, हमने पुलिस और लोगों के बीच संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। वहीं राज्य में इस घटना के बाद सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य के सिक्योरिटी एडवाइजरी और डीजीपी को प्रभावित जिलों में सिक्योरिटी बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है। हालांकि शुरू से ही मणिपुर में भड़की हिंसा पर भाजपा की डबल इंजन सरकार सवालों के घेरे में रही है। राज्य में जारी हिंसा पर कई बार खुद बीजेपी के गठबंधन और सहयोगी दल भी सवाल खड़े कर चुके हैं कि वो राज्य में शांति बहाल करने में असफल साबित हुई है। ऐसे में सीएम के दावे के बाद राज्य में हिंसा होना और उसका बड़ा रूप लेना ये साबित कर रहा है कि बीजेपी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। बताते चलिए, मणिपुर में जातीय हिंसा के 600 दिन पूरे हो चुके हैं। अलग अलग घटनाओं में दोनों ही समुदाय के 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। साथ ही 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। लेकिन राज्य के हालात जस के तस बने हुए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात किसान आंदोलन की। अपनी मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन लगभग 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी है। हालांकि उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फिर से सुनवाई की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती हालत पर सुप्रीम कोर्ट लगातार नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में बीते 1 महीने से आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल की सेहत पर कोर्ट ने सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि पंजाब सरकार डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए मनाने के दिए गए 20 सितंबर के आदेशों के अनुपालन करने में नाकाम रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। वहीं पंजाब के महाधिवक्ता, मुख्य सचिव और डीजीपी के आश्वासन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों का पालन करने और उचित कदम उठाने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पंजाब सरकार को किसी सहायता की जरूरत है तो केंद्र सरकार सभी आवश्यकता सहायता मुहैया कराएगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 दिसंबर को होगी। इस पर पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट करने के लिए उनसे अपील की गई थी, लेकिन किसान उन्हें धरना स्थल से दूरी जगह शिफ्ट करने का विरोध कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर पंजाब सरकार की उच्च स्तरीय टीम और चिकित्सा विशेषज्ञों ने पहुंचकर अनशन पर बैठे किसान नेता से मुलाकात की थी। वहीं अस्पताल में दाखिल होकर उचित इलाज करने की अपील भी की थी, लेकिन डल्लेवाल ने सरकार के इस ऑफर को ठुकराते हुए साफ कह दिया है कि बड़े किसान नेता बनने के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये किसानों और आने वाली पीढ़ियों के हकों की लड़ाई है, जिसे वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बताते चले, पंजाब हरियाणा की सीमा पर खनौरी बॉर्डर पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अपना अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। शनिवार को उनके अनशन के 33 दिन हो गए। ऐसे में उनकी लगातार बिगड़ती हालत मोदी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। हालांकि मोदी सरकार अभी तक किसानों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।